लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? मानसिक द्वितीय लिख लिया था ना? लिख लिया पूरा? लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से। आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा गया? लिख लिया? बोलो, लिख लिया क्या? लिख लिया? आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा गया। ओके, अब अगला पॉइंट सुन लो, ये लिखा या नहीं लिखा? जयपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में हुआ। लिख लिया? तो लिखो, लिखो जयपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में हुआ। भूकंप आ रहा है क्या? तो है, कौन बोला? तू मर जाएगा। अरे तो मैंने बोला तो किसी और की वजह से बोला है, समझ में आया? ये हमारे कमेंट्स में भूकंप आ रही है, यूं ये वो डांस कर रहे बेबी डॉलम सोलेगी। हाँ, लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? जयपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के कितवें चरण में? चौथे चरण में हुआ। चौथे चरण में, कोष्टक में लिख लो वरहद राजस्थान, वरहद राजस्थान। लिख लिया? ओके, तारीख लिख लो 30 मार्च 1949। अदनान सब राजी खुशी। मैंने सोचा होली के रंग में रंग किसी ने ज्यादा लगा दिया है, तूने होली ज्यादा खेली इसीलिए बीमार पड़ा। एलर्जी? खेली नहीं, पहले ही बीमार पड़ गया? नहीं, इसकी बीमारी का रीजन में बता दू। तूने जिम स्टार्ट की थी उधर की? बस, हाँ बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए अभी चुपचाप तुम्हारा काम एक ही है, पढ़ाई करो। समझ में आ गया ना? सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि अभी देखो आपकी कोचिंग चल रही है, कोचिंग के साथ आप हर चीज को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी सिर्फ कोचिंग करो, कोचिंग के बाद आपका शेड्यूल बनाओ और काम करो, ठीक है? लिखो, इनकी रानी का नाम गायत्री देवी था। इनकी रानी का नाम गायत्री देवी था। कौन सी देवी? गायत्री देवी था। इनकी रानी का नाम गायत्री देवी था। लिख दिया? ओके, लिखो गायत्री देवी की पुस्तक। बताएगा आप में से कोई कौन सी पुस्तक थी? द प्रिंसेस रिमेंबर, द नहीं, अ प्रिंसेस रिमेंबर, अ प्रिंसेस रिमेंबर। लिख, सर कछावा राजवंश में कोई पितृहंता नहीं था? नहीं, कुछ अपवाद है और अपवाद को हम पूरी बात नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिया? अरे लिख लिया ना? आ गई तो अच्छा। परसों हमारी क्लास लगी कि नहीं लगी? तरसों हमारी क्लास लगी कि नहीं लगी? कल हमारी क्लास लगी कि नहीं लगी? अब बोल, बोलो लगी कि नहीं लगी? देख ले, बता, क्लास लगी कि नहीं लगी कल? उसको पूछ रहा हूं, बता। ये खुद ही नहीं आई थी। क्लास लगी थी ना? हाँ, कल मैंने रिवीजन करवाया था। इसे कहते हैं विश्वस्त सेना। तुम गद्दार हो। इस पे ये बेटा सागरिया ज्यादा बोलने लग गया, टूपा दे दूंगा, ध्यान रखना। चलो
बिल्कुल क्लास नहीं हुई थी। कल कोई गोपनीय अभियान पर थे, मतलब कोई उत्कर्ष के काम से ही थोड़ा व्यस्त थे, तो उसकी वजह से कल क्लास नहीं हुई। और 2 दफे तो मैंने, आप 2 दिन तो आपको पता ही है, हाँ, अस्थि पंजर थोड़े बिगड़ गए थे, तो बिस्तरों ने कहा जरा जरा टच में हाँ, लिखो जल्दी से। हाँ, गायत्री देवी की पुस्तक का नाम लिख लिया। अब सुन लो लास्ट पॉइंट जय सिंह का, उसके बाद आगे स्टार्ट करते। देखो, जय सिंह को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में ही राज प्रमुख बना दिया। सॉरी, मान सिंह को, जय सिंह क्या, मान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया। और चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक ये क्या रहे, राज प्रमुख रहे। और 7वें चरण के अंदर जब राज प्रमुख पद समाप्त किया गया, तो मान सिंह जी नाराज नहीं हो जाए, इसलिए इनको, और इनके पास एजुकेशन भी अच्छा था, तो इसलिए इनको स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा गया। कहाँ का, बोलो। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ी थे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ी थे। पोलो खेलते समय घोड़े से नीचे गिरने के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को ध्यान रखना। लिखो जल्दी से, लिखो लिखो। मान सिंह को वरहद राजस्थान के दौरान, मान सिंह को वरहद राजस्थान के दौरान मान सिंह को वरहद राजस्थान के दौरान, वरहद राजस्थान के दौरान राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख बनाया गया, लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो राज प्रमुख, राज प्रमुख पद की समाप्ति के बाद, राज प्रमुख पद की समाप्ति के बाद इन्हें स्पेन का राजदूत बनाया गया। बता रहा हूं, हालांकि आपके मॉडर्न नहीं हो रखा है, सुन लो। 50 क्वेश्चंस का मैंने पहले ही बोला है। प्रतिभा पर तब भरोसा किया जाता है जब हजारों में हम अपनी गुणवत्ता को दिखाए। कान खोल के सुन लेना। 80-90 की रैंक में तो आपकी अच्छी रैंक आती है, 100 में रैंक अच्छी आती है, वहां पर 1000 से 1200-1500 बच्चे होंगे। वही 50 क्वेश्चंस का आपका डिजिटल टेस्ट होगा, हिस्ट्री संपूर्ण इतिहास का। माना कि आपकी हिस्ट्री पूरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, राजवंश पूरे हो रखे हैं। राजवंशों से रिलेटेड जो सवालों की संख्या है, 20 सवाल है, शायद 15 से 20 सवाल 50 में से। तो मैं यही चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप भी बिल्कुल आए, टेस्ट दे और अपनी रैंक देके, कोई बात नहीं रैंक नहीं लगी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है मॉडर्न आपके हो नहीं रखा है, रैंक नहीं लगी, पर ये ध्यान रखना वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपने अटेंड किए जो हो रखे हैं वो गलत हुए या नहीं, इसका विश्लेषण जरूर करें। समझ में आया कि नहीं आया? और
ये भी सुन ले, अगर आप में से किसी की रैंक लगती है, यानी आप में से ऐसे तो हालांकि 70% स्टूडेंट ऐसे ही है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पर 30 से 40% वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। तो अगर आप में से कोई टॉप करता है तो ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट हुई क्या? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो मेरे खुद के गुरु है सोनी सर। कौन? सोनी सर, रमेश सोनी सर, जो आपको पढ़ाएंगे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो मेरे खुद के गुरु रह रखे हैं। उनको मैंने बिल्कुल आज विशेष आग्रह किया है कि सर मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से जो बुक लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि उस 7 अप्रैल को जो क्लास होने वाली है जिसमें टॉप 20 स्टूडेंट जो रहेंगे, आप अपने हाथों से अपनी एक बुक बच्चों को दें। और साथ में एक दो सर से और भी बात हो रखी है, उनसे भी जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को एक ही टीचर की नहीं 3-3 टीचरों की बुक भी मिलेगी। समझ में आया ना? तो बिल्कुल। और आपकी तो क्लास से मैं कब से ही जुड़ा हुआ हूं, तो मैं चाहूंगा कि B.Ed के स्टूडेंट्स तो वहां पर होने ही चाहिए, सभी के सभी। कान खोल के सुन लेना, 8:30 बजे कॉम्प्लेक्स को फतेह करना है। और सबसे बड़ी बात, बब्बर शेर आ रहा है। कौन? निर्मल सर। कान खोल के सुन लेना। तो बब्बर शेर के सामने राणा की सेना इतनी भयंकर होनी चाहिए कि बब्बर शेर को भी लगे कि वास्तव में कोई सेना लेकर आया है। समझ में आया ना? आओगे ना? पक्का? बेसब्री से आपका इंतजार रहेगा। समझ गए? बिल्कुल। और साथ में ये भी सुन लो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो उत्कर्ष में नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी सादर आमंत्रित है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको भी लेकर आ सकते हो। हाँ, आप भी आ सकते हो। ऑनलाइन वाले कुछ पूछ रहे हैं कि सर हम भी आ सकते, बिल्कुल 101% आ सकते हो। ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। 7 अप्रैल उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, 8 बजे आपको पहुंच ही जाना है, क्योंकि 8:30 तो रिपोर्टिंग टाइम है। ओके, ध्यान रखें इस बात को। कंप्लीट ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? इस पेन का राजदूत बनाकर भेज दिया। एक पॉइंट लिख लो, यह पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। यह पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। यह पोलो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से नीचे गिरने के कारण, घोड़े से नीचे गिरने के कारण इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। सर क्लास कहाँ है? जोधपुर के अंदर ही। क्या हुई? मृत्यु हुई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया आपका कौन सा राजवंश? कछावा राजवंश। अब सुनो, मान सिंह के समय शेखावटी किसान आंदोलन भी हुए, प्रजामंडलों का गठन हुआ, पर ये सभी पॉइंट किसके हैं? मॉडर्न के। कहाँ के? मॉडर्न के। तो वो तो मॉडर्न में पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो जल्दी से, गुज्जर प्रतिहार राजवंश। कौन सा? गुज्जर प्रतिहार राजवंश। आवाज नहीं? बस, राजवंशों का आपका अंतिम दौर गुज्जर प्रतिहार राजवंश। गुज्जर प्रतिहार राजवंश के बाद हम 3 से 4 दिन के अंदर आरएस मेंस के क्वेश्चन सभी लेंगे, और आरएस मेंस के क्वेश्चंस होने के बाद उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन, मॉडर्न। और मॉडर्न स्टार्ट करूंगा मैं अंग्रेजों की एंट्री के साथ, यानी अंग्रेज राजस्थान में कैसे प्रवेश हुए, ऐसी कौन सी स्थितियां बनी कि राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो
हेडिंग डाल दिया। बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, गुज्जर प्रत्यार राजवंश, अच्छे से देखना और समझना। गुज्जर प्रतिहार राजवंश। ओके, अब गुज्जर प्रतिहार राजवंश का पहला ही पॉइंट सुन लो। गुज्जर प्रतिहार में दो शब्द है, एक गुज्जर और एक प्रतिहार। सुन लो और समझ लो। देखिए, हमने चौहान राजवंश पढ़ा, तो चौहान राजवंश का नाम कैसे पड़ा? चाहमान के नाम पर। ओके, उसी प्रकार हमने गुहिल राजवंश पढ़ा, तो गुहिल राजवंश का नाम पड़ा गुहादित्य की वजह से। अब यहां पर कितने नाम है? दो नाम, गुज्जर और प्रतिहार। कोई ऐसे नहीं सोचे कि गुज्जर नाम का योद्धा हुआ और एक प्रतिहार नाम का योद्धा हुआ, दोनों ने मिलकर गुज्जर प्रतिहार की स्थापना की, यानी दूसरे राजवंशों के जैसा यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, गुज्जर प्रतिहार राजवंश में गुज्जर शब्द है नाम विशेष, स्थान विशेष, जाति विशेष या उपरोक्त में से कोई नहीं? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, बोले नहीं, जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। गुज्जर प्रतिहार राजवंश में गुज्जर शब्द है नाम विशेष, स्थान विशेष, जाति विशेष या पद विशेष। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। स्थान विशेष, जाति विशेष और कोई? स्थान विशेष, अभी रुको, स्थान विशेष और कोई? स्थान कहाँ था? ये स्थान जो तुम बोल रहे हो गुज्जर, कहाँ? बताओ, आवाज नहीं, जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुन लो, ये सवाल जिस दिन एग्जाम में पूछेगा 99% गलत ठोकर आएंगे। गुज्जर प्रतिहार में गुज्जर देखते ही ठोकर आएंगे, जाति विशेष जो शुद्ध गलत है। सुन लेना, ये गुज्जर प्रतिहार में ये वो गुज्जर नहीं है जिसको तुम गुज्जर मानते हो। ये स्थान सूचक शब्द है। मतलब प्राचीन समय में एक क्षेत्र था गुजरात्रा। कौन सा? और गुजरात्रा के अंदर हमारे राजस्थान का, वर्तमान राजस्थान का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भी आता था। कौन सा? तो गिनकर गांठ दे दो, गुजरात्रा क्षेत्र पर प्रतिहारों का अधिकार हुआ। इसीलिए इस क्षेत्र का, इस राजवंश का पूरा नाम पड़ा गुज्जर प्रतिहार। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये तो आपका सवाल बिल्कुल सही। अब वापस सवाल, सवाल मेरा ये है, क्या है? सवाल मेरा ये है स्टूडेंट कि गुज्जर प्रतिहार शब्द में प्रतिहार है नाम विशेष, पद विशेष, स्थान विशेष या जाति विशेष? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, बोले नहीं। गुज्जर प्रतिहार शब्द में प्रतिहार है नाम विशेष, बी ऑप्शन स्थान विशेष, सी ऑप्शन पद विशेष और डी ऑप्शन जाति विशेष। जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, कौन बताएगा? ए ऑप्शन में क्या बोला? मेरे को खुद को ही नहीं पता। नाम विशेष। ओके, हाँ पीछे बता। जाति विशेष और कोई? इधर धाकड़। हाँ, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं,
उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो बाद में विद्वानों के मत पढ़ेंगे ना, तब उत्पत्ति में उनका जिक्र होगा। मैंने तो इतना ही पूछा, ये क्या है? बैठो, कौन बताएगा? और नाम विशेष, बहुत बढ़िया। और अभी देखते हैं और कोई। हाँ, इधर पूजा। हाँ, पूजा के पास चश्मिश। हाँ, चश्मिश के पीछे डबल चश्मिश। मनीषा बता। नाम विशेष, अभी देखते हैं इधर। हाँ, आप नहीं। जानवी, अभी देखते हैं। सुनो, यही तो बात है, हमने गुजर प्रतिहार पूरा फाड़ दिया, पढ़ लिया, मिहिर भोज की रेल बना दी, नागभट्ट को पढ़ लिया, नागभट्ट प्रथम को पढ़ लिया, सब पढ़ लिए, और कहा पेपर वाला कहीं से पूछ लेगा फाड़ दूंगा। पेपर ने पूछा गुजर प्रतिहार में प्रतिहार शब्द है, खुद पढ़ गया भाई, पर पेपर का सवाल अटेंड नहीं कर पाया। बिल्कुल फैक्ट है। मतलब सुनो, वो ज्ञान किस काम का जिसमें आपको सामान्य जानकारी पता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट। गुज्जर प्रतिहार में प्रतिहार शब्द जो है ये पद सूचक है, ये एक पद है। समझ में आया ना? पूरा जानना चाहोगे? बोर्ड पर देखो। स्टूडेंट, आवाज नहीं। मैंने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा? रामायण। देखो, ये बहुत टॉप लेवल की बात है, बहुत ही ऊंचे लेवल की बात है, तो भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्या लिखा मैंने। आप में से मुझे कौन बताएगा कि रामायण में किसके व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है? हाँ, फोड़ो वालों, पटको, इसको भी पटको ना एक बार। कौन बताएगा? अरे जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, बैठे बैठे कर रहे, बता। बहुत बढ़िया, जानकारी अच्छी है, खड़ा। बिल्कुल सही है। रामायण में भगवान श्री राम के व्यक्तित्व और उनकी पूरी जानकारी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। जानकारी बहुत शानदार है, पर इनमें से मेरा कोई भी सवाल नहीं था। सवाल मेरा अब है, रामायण की रचना कितने अध्यायों में हुई? 8। बैठो, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? ये देखो, ये हिंदू है। बिल्कुल फैक्ट है। हम हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अब सोच लो कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है। 7 अध्यायों में हुई। कितने अध्यायों में? बताओ। 7 अध्याय। अरे, अयोध्या कांड। बैठो, बहुत बढ़िया, बैठो। कौन बताएगा? धाकड़ बताओ। अच्छा, सीधा सुंदरकांड। बैठो। तो मैंने रामायण रामचरितमानस वही तो पूछा। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ जिसमें प्रमुख रूप से मिलता है, यानी रामायण की रचना कितने अध्यायों में हुई, वही तो बात है। सुन लो, पूरी रामायण की रचना 7 अध्यायों में हो रखी। इसके 7 कांड है। सुन लेना। नंबर फर्स्ट, बाल कांड। शॉर्ट में ही बताऊंगा, सुन लेना और समझ लेना। बाल कांड के अंदर भगवान श्री राम का जन्म से लेकर उनका शिक्षा ग्रहण करके वापस अयोध्या नगरी आना, वहां तक का जो भी हम टीवी में एपिसोड देखते हैं, वो सिर्फ कहलाता है बाल कांड। क्या कहलाता है? दूसरा सुनो, नंबर 2, अयोध्या कांड। कौन सा? जब चारों पुत्र दशरथ के शिक्षा ग्रहण करके आए, तब दशरथ की एक रानी थी कैकेयी।
कौन थी? कैकई को एक औरत ने, बूढ़ी औरत जिसको तुम देखते हो टीवी के अंदर, कौन होती वो? हाँ। तो ये काम जो है ना, तुम सुन लेना, ये रामायण के समय से काम, हाँ, महिला डिपार्टमेंट के पास ही है। मंत्रा, मंत्रा ने कान भरे किसके? कि याद कर वो 2 वचन जो रिजर्व पड़े तेरे पास। दोनों वचनों में एक तो मांग भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और एक मांग अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन। सही है ना? तो ये जो पूरी घटना हुई वो कहलाया अयोध्या कांड। क्या कहलाया? अब बताओ, बिल्कुल अपने पिता के दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम ने सिंहासन त्यागा और कहाँ गए? वनवास, जंगल गए। और जंगल या वन का ही पर्यायवाची शब्द होता है अरण्य। क्या होता है? तो तीसरा अध्याय है अरण्य कांड। कौन सा? अरण्य कांड। अब ये क्यों बता रहा हूं, सुन लेना और समझ लेना, यही तो बात है अरण्य कांड। और यहीं से तुम्हें पता चलेगा एक कारण प्रतिहारों का। दूसरा कारण भी बताऊंगा, सुन लो और समझ लो। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल ही अभी एग्जाम में यहां से टॉप लेवल का सवाल पूछा है, तो सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट, अरण्य कांड यानी भगवान श्री राम जब अयोध्या से रवाना हुए और गए किधर? जंगल की तरफ। तो सिर्फ वनवास किसको दिया गया था? राम को। तो भगवान श्री राम जब रवाना हुए तो सीता साथ में रवाना हुई, भगवान श्री राम ने मना कर दिया। भगवान श्री राम ने कहा वनवास हमें मिला है, आप क्यों चल रहे हो? तो सीता ने बात कही थी कि आप हमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि 7 फेरे लेते समय 7 वचन भी लिए थे कि अपने स्वामी की हर स्थिति में मैं साथ में रहूंगी, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। बिल्कुल लेकर आए किसको? सीता को। अब सुनो, रवाना हुआ साथ में कौन? तो लक्ष्मण को तो प्योरली भगवान श्री राम ने मना कर दिया। तो लक्ष्मण ने भी बिल्कुल बात जो कही एकदम इतनी सच्ची और सही बात कही कि राम मना ही नहीं कर सके। कहा कि मैं आपका अनुज हूं, अनुज का मतलब छोटा भाई हूं, और आप मेरे ज्येष्ठ भाई हो, बड़े हो, और आप मुझे मना नहीं कर सकते। मैं अपने पिता रूपी बड़े भाई और माँ रूपी सीता का सेवक बनकर, द्वारपाल बनकर, प्रतिहार बनकर आपके साथ चलूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये मेरा कर्तव्य है। ये बात किसने कही? लक्ष्मण ने। शब्द बोले सेवक बनकर, द्वारपाल बनकर, प्रतिहार बनकर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, और यही सवाल सुन लो अब अच्छे से। डॉक्टर मजूमदार और ग्वालियर प्रशस्ति में गुज्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति लक्ष्मण के वंशजों से बताई गई। किसके? बोलो बोलो। और यही सवाल अभी पूछा था कि लक्ष्मण से गुज्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताने वाला लेख कौन सा? लिखा हुआ था गठियाला शिलालेख, लिखा हुआ था ग्वालियर प्रशस्ति, एक में शायद ऐहोल शिलालेख भी था। और ये तीनों संबंधित है गुज्जर प्रतिहारों से। 80% छोरे ठोकराए गठियाला, जो शुद्ध गलत है। ग्वालियर प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। कौन सी प्रशस्ति में? तो देखो ये बात हमें पता चलती है रामायण के 3रे अध्याय से। किससे? अब सुनो, मैंने कछावा राजवंश पढ़ाया ना, वो भी बता देता हूं। सुनो, अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद चौथा जो अध्याय आया, कितवा? चौथा। अब बताइए, इसी अरण्य कांड के दौरान सीता का हरण होता है और ले जाता है कौन? पुष्प विमान से रावण। उसके बाद सीता को संभालते संभालते भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं एक साम्राज्य की तरफ जिसका नाम होता है किष्किंधा। कौन सा? हाँ, और किष्किंधा कांड कहलाया ये।
और इसमें आप देखते हो वही सुग्रीव का मिलना और बाली का वध। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक का अध्याय कहलाया किष्किंधा कांड। अब सुनो, भगवान श्री राम को जानकारी मिल गई थी कि रावण जो लंकेशपति है वो सीता को लेकर पुष्प विमान से अपने साम्राज्य की तरफ चला गया। अब समुद्र था, समुद्र से उस पार तो वही जा सकता जिसके पास उड़ने की शक्ति हो, और उड़ने की शक्ति किसके पास थी? पर याद नहीं थी, क्योंकि वो हमारी तरह बड़े बदमाश थे। बचपन में अपने मित्रों के साथ खेलने गए थे और अपने मित्रों के साथ वो हमेशा मित्रों को खुश रखा करते थे। उनके पास बचपन से उड़ने की शक्तियां थी और पूंछ लंबी करने की भी शक्तियां थी। तो जंगल में जाते तो पूंछ लंबी करते, वृक्षों को लपेटते और ऐसे मूवमेंट करके फल फ्रूट गिराते और अपने फ्रेंडों को खिलाते। तो फ्रेंडों ने कहा मजा नहीं आ रहा, कुछ तूफानी करो। बालाजी को कहा कुछ तूफानी हो जाए। तो बालाजी की नजर पड़ गई एक कुटिया पर, और कुटिया के बाहर बैठा था ऋषि मुनि जो वर्षों से क्या कर रहा था? तपस्या। तो कहा आज तूफानी होगा। उस ऋषि मुनि को अपनी पूंछड़ी में लपेटकर ऊपर फेंका। अब वो ऋषि मुनि वापस आते, अपनी वही पूंछ से पकड़ते वापस फेंकते, और उनके मित्र हंसते कि मजा आ रहा है। अब उस ऋषि मुनि ने अपनी तपस्या को, जब तक उनमें संयम रहा, उन्होंने भंग नहीं की। पर वो बार बार इधर उधर फेंकते, वापस नीचे आते, पकड़ते, उधर फेंकते, तो उसकी तपस्या क्या हो गई? भंग हो गई। और जब नीचे आए तो बच्चे तो सभी भाग गए। तो उस तपस्वी ने कहा कौन था जिसने हमारी तपस्या में विघ्न पैदा किया? तो बालाजी, इनका और कोई दिख रहा है क्या आपको? हम ही थे। तो गुस्से में उस तपस्वी ने श्राप दे दिया। किसको? बालाजी को। कहा तुम्हारे पास जो ये शक्तियां है ये तुम आज से भूल जाओगे। गुस्से में दिया था। फिर जब बालाजी रोए थे भयंकर रूप से, तो तपस्वी को भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो बच्चा था। पर तपस्वी ने कहा अब बेटा संविधान में सिर्फ संशोधन हो सकता है। जब पॉलिटी पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सर पढ़ाएंगे तुम्हें कि संविधान के इस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया गया और ये बातें जोड़ी गई। तो तपस्वी ने भी कहा अब संशोधन हो सकता है। जिस समय तुम्हें इन शक्तियों की जरूरत होगी, तुम याद करोगे तो तुम्हें ये वापस शक्तियां मिल जाएगी। एक बार सूरज देवता के भी प्राण संकट में आ गए थे, ध्यान रखना। उसी घटना की वजह से हनुमान जी का चेहरा जो तुम देखते हो वो फूला हुआ देखते हो, क्योंकि उन्होंने सूरज को, तपन को अपने मुंह में धारण कर लिया था। सूरज भगवान ने कहा आज तो किया, बिल्कुल फैक्ट है। और उस तपन की वजह से हनुमान जी का मुंह फूल गया था, जो आज हम टीवियों में सभी में देखते तो उनका मुंह फूला हुआ यूं बताते हैं। समझ में आया ना? तो सुनो, इसी 5वें अध्याय में हनुमान जी बिल्कुल लंका जाते, पता लगाते हैं, और रास्ते में वो रावण के खूब सारे भूत और भूतनियां रोकने के लिए आते। किसको? हनुमान जी को। पर वो हर एक को पराजित करके लंका जाते, सीता का पता लगाते हैं। इसी अध्याय को कहा गया सुंदर कांड। कौन सा कांड? जो आजकल हम भी हमारे घर में करवाते हैं। और इसी की एक लाइन है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नहीं, ये लाइन सुंदरकांड में नहीं आती है। सॉरी, हाँ, हनुमान चालीसा में। हनुमान जी के कहते हैं ना, तो हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं होता है क्या सुंदरकांड में? पर बोलते तो है ना, हमारे तो बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं हनुमान चालीसा। सुंदरकांड में मतलब सुंदरकांड होने के बाद बिल्कुल हनुमान चालीसा। हाँ, तो उसमें लाइन है कि नहीं है कि भूत पिशाच महावीर जब। हाँ, तो सुनो,
ये बात होने के बाद सुनो, मतलब पता लगाया ये पूरा अध्याय क्या कहलाता है। उसके बाद नंबर 6 लंका कांड, यानी भगवान श्री राम की रावण पर विजय, सबको पता है। सबसे महत्वपूर्ण अब आ रहा अध्याय 7वां, कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है। 7वां अध्याय भूल गई। उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड। आवाज नहीं, सुनो। मतलब उत्तरकांड के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी। कौन सी परीक्षा? अग्नि परीक्षा दी थी। और उसी अग्नि परीक्षा के बाद सीता ने भगवान श्री राम से अलग रहना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना, कभी कभार तो भगवान से भी गलती हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सीता इसी उत्तरकांड के तहत, ध्यान रखना यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद सीता यहाँ से जंगलों में चली गई। कहाँ चली गई? और बताओ, भगवान श्री राम के कितने पुत्र थे? बोलो। 2 नहीं, एक ही था, जिसका नाम था लव। सुन लेना। हाँ, ये भाई टेंशन में आ गया कि यार आज ये हो क्या रहा है। हाँ, बिल्कुल एक ही पुत्र था। सुन लेना, सुनो। जंगल में बिल्कुल रहते हुए सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम लव था। सुन लेना। और जंगल के अंदर बिल्कुल एक ऋषि मुनि के साथ भी सीता रहती थी, जो ऋषि मुनि ध्यान रखते थे। हाँ, वाल्मीकि, वही। तो सुनो, बिल्कुल रहते थे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अब सीता का जंगल के अंदर दिन कैसे गुजरता था? वो सीता क्या करती थी, अपनी कुटिया में रहती, दिन भर लव का ध्यान रखती, और दिन में लव सो जाता, वाल्मीकि जी के भरोसे वो जंगल में जाती, कंद मूल वगैरह लकड़ियां वगैरह लेकर आ जाती। तो एक दिन ऐसे ही लव को कुटिया में सुलाकर वो जंगल की तरफ गई, और ऋषि मुनि जी इधर तपस्या में क्या हो गए? लीन हो गए। उधर कुटिया से लव उठा, कुटिया के आंगन में आया, तो उसे कोई जंगल था, तो जंगल में कोई बच्चा दिखा जानवर का, तो उस जानवर के बच्चे के पीछे भाग गया। कौन? लव। लव छोटा ही था, भाग गया। अब स्टूडेंट, सीता के आने का समय हो गया। ऋषि मुनि जी इधर से तपस्या से उठे, तो आगे देखा तो कुटिया का दरवाजा खुला, अंदर जाके देखा तो लव था ही नहीं। ऋषि मुनि जी ने सोचा कि सीता के जीने का एकमात्र सहारा लव है, और सीता आ गई और कुटिया में लव नहीं मिला तो इसके प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे। तब उसी ऋषि मुनि ने अपने यज्ञ के पास पड़े घास फूस और तुष से, किससे? घास फूस और तुष से लव के जैसा एक बच्चा बनाकर अपनी दिव्य शक्तियों से कुटिया में सुला दिया। सीता मैया आए, कुटिया में गए, लव को लाए, बाहर आंगन में बैठे, और बिल्कुल बैठे थे तभी वो वास्तविक रियल लव जंगल की तरफ से बच्चे को हाथ में लिया हुआ जानवर के बच्चे को आ गया। अब सीता ने देखा तो बिल्कुल ऋषि मुनि जी की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखा, पूछा कि ऋषि मुनि ये क्या है? तब कहा कि बेटा, तू जब जंगल में गई थी तो ये वास्तविक लव जो है ये जंगल की तरफ चला गया, मुझे तेरी चिंता सताई, तेरे आने का समय भी हो गया था, तो मैंने अपनी ही दिव्य शक्तियों से घास फूस और तुझ से इस लव जैसा बच्चा बनाया जो तेरी गोद में बैठा है। तब सीता मैया ने कहा था कि दुनिया में कभी भी नहीं कहा जाएगा कि सीता के एक पुत्र था, एक लव, और आपने इसको घास फूस और तुझ से बनाया है तो इसका नाम कुश होगा, और उसी कुश के वंशज आगे चलकर कुशावा कहलाए, और वही कुशावा आगे चलकर कछावा कहलाए, जो बताए थे। अब सुनो, यहीं पे सुन लेना, समझ लेना ये चीजें बताने का कारण। अरण्य कांड में मैंने बताया किसका जिक्र किया, और लक्ष्मण के वंशजों से बताई गुज्जर प्रतियार वंश की
उत्पत्ति। समझ में आ रहा है? यहां पर मैंने बताया भगवान श्री राम का पुत्र कौन? कुश, और कुश के वंशजों से कौन सा? सुनो, कुश भगवान श्री राम के वंशज थे कि नहीं थे? थे। इसीलिए कच्छावा राजवंश के राजाओं को रघुवंशी कहा गया। रघुवंशी तिलक। क्या लिखा? बोलो। क्योंकि कुश वंशज थे किसके? अब सुनो, लक्ष्मण जो थे भगवान श्री राम के वंशज नहीं थे, इनके कुल के थे। किनके? कुल के थे। भगवान श्री राम के वंशज थोड़ी थे, कुल के थे। इसीलिए गुज्जर प्रतिहारों को कहा गया रघुकुल तिलक। क्या कहा गया? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रघुवंशी तिलक पूछे तो कच्छावा राजवंश के राजाओं को, और रघुकुल तिलक पूछे तो मतलब गुज्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं को कहा गया। यही बताना चाहता था मैं। कुछ सवाल है? तो मैं वही तो बता रहा हूं, रघु मतलब भगवान। क्या क्या बोल रहा है? अरे भाई मेरे, तो वही तो बता रहे हैं। अरे रघु मतलब वंशज, वंशज। और ये देख, लक्ष्मण उनके कुल के हैं, ना कि उनके वंशज। मैं ये कहना चाहता हूं। समझ में आया ना? रघु कुल यानी सुन, यहाँ पे बात उनके रघु की नहीं हो रही है। रघु भगवान श्री राम का पर्यायवाची भी है, तो उन पे रघु पे क्यों जा रहा है भाई? यही तो बात है। हम जब अपना दिमाग लगा देते इतिहास पूरा पानी में। रघु भगवान श्री राम का पर्याय नहीं है क्या? बस तो सुन लेना, भगवान श्री राम का ही पर्यायवाची है रघु। और सुनो, अब सीधा देखो, भगवान श्री राम के वंशज कौन है? तो कुश के वंशज आगे चल के क्या कहलाए? तो यहां पर देखो, रघु यानी भगवान श्री राम, और राम के पुत्र कुश वंशज हुए कि नहीं हुए? इसीलिए इनको कहा गया रघुवंशी तिलक। अब इधर देखो, लक्ष्मण से कौन से वंश की उत्पत्ति? लक्ष्मण रघु यानी राम के कुल के थे, वंशज नहीं थे। इसीलिए गुज्जर प्रतिहारों को रघुकुल तिलक कहा गया। स्रोत घटियाला शिलालेख, स्रोत मंडोर का शिलालेख। कान खोल के सुन लेना। और आगे राजा भी आएंगे, महेंद्रपाल। कौन से पाल? महेंद्रपाल और महिपाल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें कहां से पता चलती है? ये चीजें गुज्जर प्रतिहार वंश प्रारंभ होने से पहले रामायण के अध्यायों से। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अब सुन लो और समझ लो अच्छे से। गुज्जर शब्द के अंदर वही सीधा लिख रहा हूं, कौन सा? स्थान सूचक। और स्थान सूचक में कोष्टक में लिख देंगे हम वर्तमान गुजरात प्लस कौन सा? राजस्थान का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और आप जब भाषा और बोलियां पढ़ोगे ना, तो गुज्जर अपभ्रंशी भी से ली आएगी एक। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें। और प्रतिहार, प्रतिहार का पहले लिखोगे शाब्दिक अर्थ। क्या लिखोगे? शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ में लिखोगे सेवक द्वारपाल। शाब्दिक अर्थ। और सेवक और द्वारपाल होते हैं कौन से सूचक? पद सूचक शब्द। ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अब देखो, प्रतिहारों की उत्पत्ति से मत लेते हैं। अब उत्पत्ति में सुनो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब हर्षवर्धन का जिक्र होगा। किसका? हर्षवर्धन का जिक्र होगा। तब याद रखना स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन तक कनौज जो साम्राज्य था बड़ा मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य था। उस हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उसके जितने कितने भी द्वारपाल और सेवक जो थे, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में चले गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर ली। और उन्हीं में से
बताया गया एक प्रतिहारों को, मतलब कोई सेवक थे जो किसके थे, हर्षवर्धन के। वो आए और उन्होंने अधिकार कर लिया कौन से क्षेत्र पर, गुजरातरा क्षेत्र पर, और जो वंश चला वही कहलाया गुज्जर प्रतिहार। ये भी मत मिलता है, सुन लेना उत्पत्ति में। अब हम सीधी उत्पत्ति लेते हैं, बताओ किसके अनुसार, अरे बोलो, विद्वानों के अनुसार। अब आपकी बात आएगी नंबर फर्स्ट, जो मैंने पहले ही बता दिया, अग्निकुंड मत। कौन सा मत, कौन थे ऋषि मुनि, बोलो, कहां गए, क्या किया, और उस यज्ञ से कितने वंश, उनमें से एक था कौन सा, बोलो। अब बताओ अग्निकुंड मत का समर्थन कितने विद्वानों ने किया, फर्स्ट बोलो, चंद बरदाई। कौन था, दूसरा, और तीसरा। तो बताओ इन तीनों ने उत्पत्ति गुज्जर प्रतिहारों की किससे बताई, बोलो। शॉर्ट में लिख रहा हूं, चंद बरदाई, मुणोत नैणसी और सूर्यमल। इसी के ऑपोजिट लो, गौरी शंकर ओझा। कौन, जिन्होंने उत्पत्ति बताई सूर्यवंशी से। तो आप देखो ये विद्वानों के पर्सनल मत आ रहे हैं। तो गौरी शंकर ओझा ने कहा मैं तो कहूंगा कौन से वंशी, तो यहां पर आ गया सूर्यवंशी मत। कौन सा मत, और सूर्यवंशी मत दिया गौरी शंकर ओझा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 में ले रहा हूं, जिसमें याद रखिएगा विद्वान आएगा भंडारकर। कौन सा कर, और भंडारकर के साथ इतिहासकार स्मिथ। इन दोनों ने कहा देसी ही देसी। कौन सा देसी, तो बताओ विदेशी मत हो गया किन किन का, भंडारकर और स्मिथ का। अब सुनो, एक और कितवा मत है, चौथा, ईरानी मूल के बताए, मतलब ईरान क्षेत्र के बताए गुज्जर प्रतिहारों को, और ये मत दिया कौन से नेडी ने, कैनेडी नामक विद्वान ने। किसने, अब सुनो नंबर 5, इनको कहा शक व कुषाण वंशी। कौन सा वंशी, हाँ, का गुज्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति शक व कुषाण वंशी मत से हुई। ये मत दिया था आपके कनिंगम ने। किसने दिया, अरे बोलो, कनिंगम ने। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण याद करने का तरीका, लक्ष्मण के वंशजों से। किससे, के वंशजों से उत्पत्ति जो बताई, वो बताई मजूमदार ने। कौन से दार ने, याद करना चाहते हो तो सीधा याद करो कि मजूमदार ने कही मजे की बात, और प्रतिहारों की उत्पत्ति बताई लक्ष्मण के वंशजों से या लक्ष्मण से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस ये देखो, अब पूरे विद्वानों के हमने क्या ले लिए, मत ले लिए। अब इसी को हम शिलालेख में लिखे या प्रशस्ति में लिखे तो वही ग्वालियर प्रशस्ति में गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, लिख ले जल्दी से, छापो, फास्टली लिखो। आज और क्लास आपकी जल्दी छूटेगी, क्योंकि अभी शाम को 9 बजे, सॉरी 9 क्या 8 बजे वो एक क्लास आपको पता हो तो आपने इंतजार किया था, आए नहीं। अरे मैं तो भाई वेट कर रहा था, तकनीकी समस्या के कारण वो क्लास आपकी कितनी देर वेट किया, रहने दो कमीनों, बड़े दुष्ट लोग हो। 5 मिनट समथिंग वेट किया होगा और फिर कहेगा अच्छा हुआ। कोई बात नहीं, सुन लो, तकनीकी समस्या के कारण वो क्लास नहीं हो पाई, इसलिए आज लगाई है, आ जाना, इतना ही कहूंगा। आज कोई मजाक अजाक नहीं होगा, मैंने अप्रैल फुल पहले ही आपको बना दिया।
अब कोई अप्रैल फुल नहीं है, आज तकनीकी समस्या भी नहीं, हालांकि बादल खराब है, कुछ भी नहीं कह सकता, पर क्लास 100% है, ध्यान रखना। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो जल्दी से, गुज्जर प्रत्यार, और गुज्जर प्रत्यारों में वापस लिखो गुज्जर। गुज्जर, गुज्जर में लिखो स्टूडेंट। यह एक स्थान सूचक शब्द है, फास्ट लिखो, यह एक स्थान सूचक शब्द है, यह एक स्थान सूचक शब्द है। लिख लिया? आगे कोष्टक में लिखो वर्तमान गुजरात, वर्तमान गुजरात व राजस्थान का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो प्रतिहार। लिखो इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ बताओ क्या है? बिल्कुल लिख लो। इसका शाब्दिक अर्थ सेवक अब्लिक करके द्वारपाल है। लिख लिया? यह एक पद सूचक शब्द है, यह एक पद सूचक शब्द है। लिख लिया? फास्टली लिखो उत्पत्ति, उत्पत्ति, और उत्पत्ति में लिखो, उत्पत्ति में लिखो विद्वानों के अनुसार। शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि आपको सीधा समझ में आ जाएगा। सूर्यवंशी, अग्निकुंड मत आपको चौहान राजवंश के समय अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सीधा लिख लो अग्निकुंड मत से उत्पत्ति, लिख लो अग्निकुंड मत से उत्पत्ति, और आगे विद्वानों के नाम लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अग्निकुंड मत, अगले पॉइंट में तीनों विद्वानों के नाम चंद बरदाई, मूणोत, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। आगे लिखो सूर्यवंशी मत, सूर्यवंशी मत, और सूर्यवंशी मत में लिखो स्टूडेंट किसने समर्थन किया? गौरी शंकर ओझा, बिल्कुल लिख लो। उसके बाद लिखो विदेशी मत, विदेशी मत बताओ विदेशी मत किसने दिया? बोलो, बिल्कुल लिखो भंडारकर व इतिहासकार स्मिथ। इसके साथ कर्नल जेम्स टोड भी आ सकता है, ध्यान रखना। लिख लिया? हाँ, अलग बताया, पर यहाँ पे अलग है, क्या कर सकते हैं, वो विद्वान है। समझ में आया ना? आगे लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? विदेशी मत लिख दिया। विदेशी मत के आगे देखो कौन सा है? ईरानी मूल कैनेडी, तो लिखो ईरानी मूल मत, ईरानी मूल मत। अब ईरानी मूल मत से मतलब ये लेना कि गुज्जर प्रत्यारों का मूल स्थान जो बताया कैनेडी ने, ईरान से बताया, ईरान बताया। लिखो ईरानी मूल, आगे लिख दो कैनेडी नामक विद्वान, कैनेडी नामक विद्वान।
लिख लिया, आगे बढ़ो। उसके बाद लिखो स्टूडेंट, कैनेडी के बाद कौन सा बचा, कनिंगम का। लिखो शक व कुषाण वंशी मत, और शक व कुषाण वंशी मत में लिखो कौन था, कनिंगम। और उसके बाद मजूमदार, मजूमदार ने बताया लक्ष्मण से उत्पत्ति, सीधा लिख दो लक्ष्मण से गुर्जर प्रत्यार वंश की उत्पत्ति। ये वन लाइनर क्वेश्चंस दूंगा, ध्यान रखना जब आरएस मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब सुन लेना, इसलिए अच्छे से लिखना। किसी ने पाप काटने का प्रयास किया तो मेंस में तुम्हारा पाप कट जाएगा, और तुम ये सोच रहे हो कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर का पाप कट जाएगा। ध्यान रखना, सैटरडे को आऊंगा, आरएस मेंस के 4 क्वेश्चंस देकर चला जाऊंगा, और फिर अचानक आऊंगा, कहूंगा रजिस्टर निकाल, किंतु परंतु कुछ भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना स्टूडेंट, मैं मेरे सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं, समझ में आया ना। और जब तक तुम्हारा बेच रहेगा शायद तुम्हारे पर खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए सबसे बेटर यही है कि विश्वस्त बने रहो। समझ में आया ना। लिखो जल्दी से आगे, शिलालेख ऑब्लिक करके प्रशस्ति, शिलालेख ऑब्लिक करके प्रशस्ति, सीधा लिखो ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रत्यार वंश की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई गई। लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ये हो गया आपके उत्पत्ति से रिलेटेड मत। हेडिंग डालो संस्थापक, कौन सा पक, वो आगे बताएंगे, बालादित्य महिरभोज के समय बताएंगे। यहां क्यों लिखना है मरना है, वो यहां पे नहीं, अभी आगे घटियाला मंडोर ये आएंगे तब लिखाएंगे। ये तो मैंने तुम्हें जानकारी के लिए बताया है कि कैसे आपको समझना है कि रघुवंशी कौन और रघुकुल कौन। समझ में आया ना। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो स्टूडेंट, अगला पॉइंट संस्थापक। और संस्थापक में सुन लो, अब जिस प्रकार मैंने चौहानों का एग्जिट सन लिखाया 551 के आसपास, गुहिलों में लिखाया 566 के आसपास, प्रतिहारों का एग्जिट सन नहीं मिलता है। इतना ही मिलता है कि 6वीं शताब्दी के मध्यांतर के आसपास, 6वीं शताब्दी के मध्यांतर के आसपास गुर्जर प्रत्यार वंश ने यानी हरिश्चंद्र और इनके पुत्रों ने जीता डोर ही डोर मंडोर, जिसका पहले नाम था मांडवीयपुर। कौन सा पुर, मांडवीयपुर को जीता और गुर्जर प्रत्यार वंश की नींव रखी। मैंने शब्द बोला जीता, इसका मतलब किसी का अधिकार था मंडोर पर, किसका अधिकार था कौन बताएगा। और गुर्जर प्रतिहारों को पराजित करके राठौड़ों ने शासन किया, बताया था। तो बताओ उसके पहले, गुर्जर प्रतिहारों के पहले मांडवीयपुर किनके अधीन था, कोई दिमाग लगाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो उत्तर तुम्हारी नजरों के सामने पड़ा है। नजरों के सामने मतलब बोट वोट पे इधर नहीं, वो कमीन इधर उधर देख रहा कि किधर है। अरे बोलो, बहुत बढ़िया, सागरिय के लिए क्लैपिंग कर दो, बिल्कुल सही है। परमारों से विजित किया था मंडोर किसने, गुर्जर प्रतिहारों ने। कान खोल के सुन लेना। हेडिंग डालो संस्थापक, और संस्थापक में लिखो हरिश्चंद्र, लिखो हरिश्चंद्र।
कौन सा चंद्र? हरिश्चंद्र। लिखो हरिश्चंद्र ने 6वीं शताब्दी के मध्यांतर में, हरिश्चंद्र ने 6वीं शताब्दी के मध्यांतर में गुज्जर प्रत्यार वंश की बताओ क्या रखी? नींव रखी या स्थापना की? लिख लिया? हेडिंग डालो प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मांडव्यपुर ऑब्लिक करके मंडोर। मांडव्य, ये तुम्हारा ठीकरा ही खराब है। मैंने इसकी शिकायत कितनी बार कर दी, नया मंगा दो, पर क्या करे। कौन सा पुर? देख लीजिएगा, मांडव्यपुर। उसके बाद लिख देना ओब्लिक करके कौन सा डोर। स्टूडेंट आप में से मुझे बताएगा, एक विद्वान है जिसका नाम है मुहणोत। कौन? मुहणोत नैन्सी ने गुज्जर प्रत्यार वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26। सबसे प्राचीन कौन सी थी? मंडोर। लिखो यहीं से मंडोर से एरो निकालकर मुहणोत नैन्सी ने गुज्जर प्रत्यार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। शाखाओं का उल्लेख किया। जिसमें सबसे प्राचीन कौन सी? बोलो। मंडोर शाखा थी। मंडोर शाखा थी। उसके बाद लिखोगे जानकारी देने वाले ग्रंथ, और जानकारी देने वाले ग्रंथों में लिखोगे स्टूडेंट नंबर फर्स्ट उदोत्तन सूरी। उदोत्तन सूरी ने लिखा था कुवलय माला। कौन सा वलय? कुवलय माला। दूसरा बताओ कौन? जीन सेन सूरी, और जीन सेन सूरी ने लिखा था हरिवंश पुराण। ओके, हरिवंश पुराण। नंबर 3 जलहण। जलहण नहीं, कलहण। कलहण, और कलहण ने लिखा था राज तरिंगणी। तरिंगणी, ये कैसे लिखा जाएगा रे? नाम बेटा इतने खतरनाक है। राज तरंग तरंगिणी है, गिणी। ओके, उसके बाद नंबर 4 तो विद्वान बड़ा गजब का कवि पंप, इसने लिखा पंपा भारत। कौन सा भारत? हाँ जी। नंबर 5 बर्मागुप्त। इसने लिखा बर्मास्फुट सिद्धांत। बर्मास्फुट सिद्धांत लिख लीजिए जल्दी से। अब सही आ रही है एकदम? बर्मास्फुट सिद्धांत लिख लिया?
लिखो जल्दी से। उसके बाद सामान्य जानकारी के 2 पॉइंट और बचे हैं, कुलदेवी और कुलदेव। कोई बताएगा कुलदेवी कौन और कुलदेव कौन? छोरों में से? ठीक है, कुलदेव। कौन बताएगा? और कोई? देखो कंटेंट है, जीव का जीव आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर वहां पे टॉप 20 में तो नहीं आई ना, तो ध्यान रखना कहाँ की, चूरू की है। हाँ ध्यान रखना, अगले दिन टिकट कटा लेना। ध्यान रखें इस बात को, मतलब पढ़ाई आपके अगर पहले पढ़ रखी है तो बिल्कुल आप में इतना तो कॉन्फिडेंस लेवल होना ही चाहिए कि भाई टॉप 20 में तो 100% मेरी रैंक है ही है। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से, ये लिख लिया? लिखो कुलदेव। कुलदेव में वरा, वरा लिख के कोष्टक में लिख दो विष्णु, वराह, वरा लिख दिया कोष्टक में विष्णु, और फिर लिखो आगे कुल देवी चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। अब सुन लो स्टूडेंट, जिस प्रकार हमने गुहिल राजवंश पढ़ा, राठौड़ राजवंश पढ़ा, कछावा राजवंश पढ़ा, चौहानों को भी काफी हद तक पढ़ा, पर कान खोल के सुन लेना, 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो इतिहास हुआ वंशों का, उस इतिहास, नहीं आ रही क्या? अब सही आ रही है? ओके। हाँ बिल्कुल, ये टावर है ना। सुनो, मतलब ये आप है ना एक रिक्वेस्ट डाल देना कि ये स्टूडेंट्स, जिस प्रकार दूसरे राजवंशों का विस्तृत वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है, उसी प्रकार 6वीं से 12वीं शताब्दी तक के जो राजवंश हुए, उस समय के इतिहासकारों ने इनका पूर्णतः इतिहास नहीं लिखा। कान खोल के सुन लेना। तो गुर्जर प्रत्यार राजवंश में कहानियां तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये जो ग्रंथ यानी ये जो बातें लिखी गई है गुर्जर प्रत्यारों की, ये कुछ प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई है, वरना इनकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। अगर गुर्जर प्रत्यार राजवंश की दूसरे राजवंशों के अनुसार विस्तृत जानकारी मिलती, तो आज जितना हम महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान को पढ़ते हैं, हालांकि उनका नाम है स्वर्णिम अक्षरों में, पर जिस प्रकार इनका विस्तृत वर्णन मिलता, उन राजाओं का वर्णन नहीं मिलता, जिसमें नाम है मिहिर भोज। कान खोल के सुन लेना। सम्राट अशोक के बाद अगर भारत का विजेता कहा गया तो वो मिहिर भोज को कहा गया। कान खोल के सुन लेना, जो गुर्जर प्रत्यार राजवंश के थे। त्रिपक्षीय संघर्ष भारत के अंदर जो हुआ था, उसी त्रिपक्षीय संघर्ष में एक प्रबल राजवंश था गुर्जर प्रत्यार राजवंश, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में।